बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम इस मुक़द्दस दुआ के साथ अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कुछ बातें आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रीवियस लेक्चर, और उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बात को जिस पॉइंट पे छोड़ा था वो ये थी स्टूडेंट्स कि डीएनए का जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियोटाइड। और हमने डिस्कस ये किया था कि न्यूक्लियोटाइड के हमारे पास कम से कम 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें से एक पेंटोज शुगर था, राइट, और एक थी हमारे पास नाइट्रोजनस बेस, और इन दोनों के मिलने से बना था न्यूक्लियोसाइड। और जब हम इन न्यूक्लियोसाइड्स के साथ एक फॉस्फेट अटैच कर देते हैं तो ये कंप्लीट चीज़ क्या बन जाती है, न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट पॉइंट जिस पे हमने बात को छोड़ा था वो ये कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये हमारे लिए 2 बड़े वाइटल काम कर रहे हैं। उनमें से पहला है ग्रेट, वेरी जनरस, बहुत ही ज़्यादा सखी मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते थे व्हाट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस एटीपी। अब ये जो एटीपी है, अगर एक तरफ ये एनर्जी का काम कर रहा है तो दूसरी तरफ ये अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में क्या है स्टूडेंट्स, याद करें लास्ट पॉइंट, बिल्कुल सही फरमाया आप लोगों ने कि हमने ये कहा था कि व्हेन एवर दीज मोनोमर्स मीन्स एएमपी, सीएमपी, जीएमपी और टीएमपी आपस में मिलेंगे तो ये एक बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल बना देंगे जिसके ज़िम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनहेरिटेंस मीन्स इंफॉर्मेशन को जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ये प्रूव करना था अपनी स्टेबिलिटी के थ्रू कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी ये मॉलिक्यूल ख़राब नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, आए हम इन्हीं पर्टिकुलर मोनोमर्स की कुछ मज़ीद बातें करते हैं, और इसके लिए वी हैव टू गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ मज़ीद बातें एटीपी के बारे में, और इसके लिए हम ये छोटी सी स्पेस को यूज़ करेंगे बिकॉज कि ये कल का थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर है। और आपको याद है हमने सबसे पहले चीज़ बनाई थी उसका नाम था एक पेंटोज शुगर। और स्टूडेंट्स, जो पेंटोज शुगर है आपको पता है कि इन केस ऑफ डीएनए यहाँ पर एज प्रेजेंट था, ओ एज प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए इसका नाम था डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर इसकी कार्बन नंबर 1 के ऊपर हम लोगों ने जो चीज़ अटैच की थी दैट वाज बेसिकली अ नाइट्रोजनस बेस। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज अ नाइट्रोजनस बेस और इसका नाम था व्हाट, एडिनिन। एडिनिन, राइट। जब मैं इस एडिनिन नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर देता हूँ पेंटोज शुगर के साथ तो ये बन जाती है एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड। फिर इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 5 के ऊपर, ये इसकी कार्बन नंबर 5 है, दिस इज कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। जब मैं इस कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच कर देता हूँ एक एस्टर लिंकेज के थ्रू फॉस्फेट, राइट, तो इस मकाम तक हम इसे कहते हैं कि भाई आप क्या हो, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एएमपी। और अगर मैं इस पर्टिकुलर फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट जोड़ दूं, समथिंग लाइक इट, जैसे कि मैंने अब ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, तो यू नो वेरी वेल कि यहां पर होगा कॉन्डेंसेशन रिएक्शन और उसके रिजल्ट में यहां पे डेवलप होगा एक एस्टर बॉन्ड। तो अब यहां से लेके यहां तक जो मॉलिक्यूल मेरे पास बना है इट इज कॉल्ड एज एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर मैं इसके आगे फर्दर एक और फॉस्फेट जोड़ दूं, समथिंग लाइक इट, सेम प्रोसीजर, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, और मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया एक और फॉस्फेट, तो अब ये वाला सारा मॉलिक्यूल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगा एटीपी।
राइट। अब ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल बन गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर यू नो कि यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जब एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाता है तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अपने अंदर मींस इंट्रामोलेक्युलर फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस बहुत बढ़ जाती, और ये इतनी ज़्यादा फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इसे बना देती हैं अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल ही बेसिकली रीज़न है इसकी एनर्जी डोनेटिंग एबिलिटी। तो जितना कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा उतना ही उसमें ये एबिलिटी होगी कि वो एनर्जी डोनेट कर सकता है। सो दैट्स वाई कि ये हमारा एटीपी एक एनर्जी डोनर मॉलिक्यूल है। तो जहाँ भी आप लोगों के सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये वाला सखी मॉलिक्यूल, ये जनरस मॉलिक्यूल वहाँ पे जाएगा, अपना ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और एनर्जी उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को प्रोवाइड कर देगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बातें रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, जो हमारा आज का नया टॉपिक है। आपने ये देखना है स्टूडेंट्स कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में किस किस किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। इंट्रो में आपसे डिस्कशन हो चुकी है कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, मोनोमर ऑफ डीएनए और आरएनए। अब हम यहां से मूव करें अपने इस टेबल के ऊपर, राइट। तो हम यहाँ पर पहले लिख रहे हैं, मैंने डेलिबरेटली दो डिफरेंट कलर्स से इसको यूज किया है, आरएनए और डीएनए को। आरएनए के लिए मैंने ब्लैक कलर और डीएनए के लिए रेड यूज किया हुआ है, यू नो वेरी वेल। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं वो कौन सी है स्टूडेंट्स, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, राइट। ऑन द अदर हैंड डीएनए में जो बेसिस इस्तेमाल हो रही हैं उसका नाम मेरे पास क्या है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, but instead of uracil we have got what, thymine over here, thymine। इसका मतलब ये हुआ हमारे डियर स्टूडेंट्स कि AGC ये डीएनए और आरएनए में कॉमन है, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस इन दोनों को एक दूसरे से मुमताज कर रही है वो है स्टूडेंट्स क्या, यूरासिल और थाइमीन। तो पहले आप लोगों के माइंड में ये बात रहनी चाहिए हमेशा कि आरएनए में यूरासिल इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ थाइमीन। फिर अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड इस्तेमाल होंगे, तो कॉमन सेंस स्टूडेंट्स मेरे पास के यही 4 किस्म के न्यूक्लियोसाइड इस्तेमाल होंगे। मीन एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसिन इस्तेमाल होगा स्टूडेंट्स, गुआनिडीन इस्तेमाल होगा, देन साइटिडीन इस्तेमाल होगा एंड देन यूरिडीन इस्तेमाल होगा। सो यूरिडीन, साइटिडीन, guanidine and adenosine, these are basically nucleosides। और अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोसाइड्स को देखें तो यहाँ पे वही इस्तेमाल होगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन, गुआनिडीन, साइटोसिन, साइटिडीन, and finally the distinct one is thymidine. Distinct one is thymidine। अगर ये थाइमीन हो खाली तो ये नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन अगर ये थाइमिडीन है तो ये न्यूक्लियोसाइड है। और आपको मैंने डिस्कस किया यहाँ पे कि अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फेट अटैच कर दूं तो जाहिर है ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जाम्पल
कि अगर मैं एक एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट अटैच कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास आरएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट? देन इट कैन बी guanidine monophosphate, it can be cytidine monophosphate, and it can be uridine monophosphate. On the other hand, अगर हम इसको डीएनए की सेंस में लिखेंगे तो जाहिर है यहाँ पे बनेगा AMP, बार रिपीट की जरूरत नहीं है, देन GMP, देन CMP एंड देन TMP. सो ये जो मोनोफॉस्फेट्स हैं ये बेसिकली क्या बनाएंगे या ऑफर करेंगे? फाउंडेशन ऑफ व्हाट? द डीएनए. तो हम लोगों ने अब तक यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ATP क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हमारे डीएनए में या आरएनए में इस्तेमाल होते हैं. अब हमने ये देखना है स्टूडेंट्स कि जो डिफरेंट किस्म की न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में कैसे जुड़ती हैं. मींस कि हमारा जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो कैसे बनता है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड. जगह को हम यूज कर रहे हैं, यू कैन लुक एट दिस कि ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स व्हाट, एक पेंटोज शुगर, राइट? और जैसे मैंने आपको पहले बोला चूंकि ये डीएनए की पेंटोज शुगर है तो यहां पर H प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट नहीं होगा. अब इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर मैंने अटैच कर दी है से एडिनिन. तो अब तक ये क्या बन गया है? ये बन गया है एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, राइट? और अगर मैं इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच करना चाहूं, जी स्टूडेंट्स मुझे आप लोगों की तवज्जो चाहिए, तो 100%, सिर्फ 100% ही 200% चाहिए. तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि हम इस कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट कैसे अटैच करेंगे. तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था स्टूडेंट्स के फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट इज H3PO4. और आपको ये भी याद है कि मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था कि इसमें एक सेंटर में फॉस्फेट होती है और इसके तीनों तरफ OH अटैच होता है, राइट? ये दोनों OH आमने सामने जब आएंगे तो यहां से होगा कॉन्डेंसेशन रिएक्शन और उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. तो जो बॉन्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है उसका नाम क्या है? फॉस्फोएस्टर लिंकेज. फॉस्फोएस्टर लिंकेज, राइट? हम इसको अब यूं भी लिख सकते हैं, यहां से मैं वाटर को एलिमिनेट कर दूं और अब इस ऑक्सीजन का लिंक डायरेक्ट इस फॉस्फेट के साथ कर दूं, समथिंग लाइक इट, और यहां पे लिख दूं -H2O. तो तब भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. सो दिस वेरी बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर लिंकेज. अब तक मैंने आप लोगों के साथ एक एडिनिन न्यूक्लियोटाइड बना लिया है. फर्स्ट कर लेते हैं कि मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूं एक और न्यूक्लियोटाइड के साथ, से दैट इज C. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल राइट कि मुझे यहां पे दोबारा से एक पेंटोज शुगर ड्रॉ करनी पड़ेगी. समवेयर हियर 1 2 3 4 and I am going to attach what say it is cytosine C. और अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही कि मुझे इसकी कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच करवाना है एक फॉस्फेट, और आपको उसका बिल्कुल मेथड आता है जो हमने अभी अभी सीखा है, राइट? अब जरा अपनी बात को अगेन वही बात है गौर से देखना है. मैंने आपसे बोला था कि अगर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इसकी कार्बन नंबर 2 पे तो OH होता ही नहीं, लेकिन मैंने ये भी बात आपको बताई थी कल कि इस पर्टिकुलर कार्बन नंबर 3 पे अगर OH ना हो तो तबाही हो जाएगी. हमारी
चेन इलांगेशन, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने का प्रोसेस रुक जाएगा। तो वो चीज़ जो बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने में इस्तेमाल होती है स्टूडेंट्स, वो है मेरे पास ये वाली कार्बन, जिसे हम लोग नाम देते हैं C3। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कार्बन नंबर 3, जिसे मैं आप लोगों के लिए अब बोल्ड करके लिख रहा हूँ C और 3, ये वाली C3, इसके वो प्रेजेंट है व्हाट, OH। इसकी कार्बन नंबर 5 पे प्रेजेंट है OH। तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का, फॉर्मर न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे अटैच फॉस्फेट के साथ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। और एज ए रिजल्ट यू कैन सी कि जब यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो अब इस फॉस्फेट का लिंक बिल्कुल डेवलप हो जाएगा, किसके साथ, बिल्कुल ठीक, C3 के साथ। अब आप जरा गौर से देखें कि ये जो मेरे पास फॉस्फेट है, ये एक POC बॉन्ड यहाँ बना रही है, यानी कि एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बना रही है ये वाली फॉस्फेट। सिमिलरली एक एस्टर बॉन्ड ये भी तो डेवलप हो रहा है, POC एक बॉन्ड ऊपर है और एक POC बॉन्ड नीचे है। चूंकि दोनों के दोनों बॉन्ड एस्टर हैं और इसमें जो सेंट्रल एटम है वो फॉस्फेट है, तो इस पूरे के पूरे बॉन्ड को जो यहाँ से लेके यहाँ तक बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड और फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। आप इसे लिंकेज भी कह सकते हो और या फिर आप लोग इसे बॉन्ड भी कह सकते हो, राइट। तो जब भी मैं दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 को एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा विद द फॉस्फेट दैट इज अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 5 ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। फिर इसका कार्बन नंबर 3 अगले के कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा, उसका कार्बन नंबर 3 उससे कार्बन नंबर 5 से जुड़ रहा होगा। तो इस तरीके से हमेशा जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर ही अटैच हो सकते हैं। इसके लिए हम एक यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं आप लोगों के लिए और लिख देते हैं इंपॉर्टेंट बात कि न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी एडेड, इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, कैन बी एडेड एट कार्बन नंबर 3 ओनली ऑफ द लास्ट न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसका मतलब ये होगा कि हम इस कार्बन एटम को देखें, इस न्यूक्लियोटाइड को देखें तो इसका कार्बन नंबर 5 टॉप पे लोकेट कर रहा है और कार्बन नंबर 3 नीचे है। कार्बन नंबर 5 ये है और कार्बन नंबर 3 ये है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये अगर चेन डेवलप होती है तो इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल हो गए, तो ये चेन कहलाएगी, दिस वेरी चेन विल बी कॉल्ड एज डाई न्यूक्लियोटाइड चेन, डाई न्यूक्लियोटाइड चेन। और अगर इसमें मैं अटैच कर दूं 3 तो कहलाएगी ट्राई न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या इस्तेमाल हुए अगर 3 तो क्या बोलेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड चेन। और अगर मैं इस्तेमाल कर दूं क्या स्टूडेंट्स, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, एंटी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड्स, अगर मैं इस्तेमाल कर दूं बहुत सी न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ दूं तो ये कहलाएगी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, राइट। इसके अंदर n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स शामिल होंगे, n नंबर, बहुत ज्यादा है। दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी मैंने एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना है तो पहले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 अगले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 5 पे पाए जाने वाले फॉस्फेट के साथ बॉन्ड डेवलप करता है, जिसे हम लोग एस्टर बॉन्ड कहते हैं। चूंकि ऐसा ही एक बॉन्ड नीचे भी प्रेजेंट होता है ऑलरेडी इन द न्यूक्लियोटाइड, तो हम इसे बोलते हैं कि ये पूरा बॉन्ड ओवरऑल क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है, राइट। हमेशा चेन स्टार्ट होती है कार्बन नंबर 5 से और आखिरी न्यूक्लियोटाइड का हमेशा कार्बन नंबर 3 अवेलेबल होता है टू इलांगेट द चेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब अगली बात स्टूडेंट मेरे पास ये है कि से मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एक चेन है, दिस इज वन चेन
और अगर ये चेन इस तरफ ग्रो कर रही है तो कॉमन सेंस के यहाँ पे कार्बन नंबर 5 होगा और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 होगा। इसे हम इस चेन का 5 प्राइम और इसे इस चेन का 3 प्राइम मीन्स एंड बोलते हैं। हमने ये स्टडी किया, कैसे हम इस वहाँ पर मुझे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये वाली चेन तन्हा तन्हा कभी नहीं रहती। इसकी प्रॉपर्टीज को फर्दर एनहांस करने के लिए एक इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन होती है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये है कि ऐसे दो दोस्त जो दूसरे का सहारा बने, दूसरे की सलाहियतों को और ज़्यादा निखारने में हेल्प करें, इसका मतलब दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो हम बात ये कर रहे हैं कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन और डेवलप होती है और ये जो चेन है ये पुरानी चेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है। लुक एट दिस, कि अगर ये वाली चेन नीचे को मूव करी थी ब्लैक वाली, तो रेड वाली चेन ऊपर वाली साइड पे डेवलप हो रही, ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। तो ये दो चेन्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रही हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एंटी पैरेलल चेन्स। एंटी पैरेलल चेन्स, राइट, ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स। कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की सलाहियतों को उभारना, इसे हम क्या बोलते हैं? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स। कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स, राइट। तो इस तरीके से हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल बनता या इस्टेब्लिश होता है। अब हम इस पर्टिकुलर नॉलेज तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा एफर्ट है। आए हम उन कुछ इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं जिसके बाद हम इस पॉइंट पर पहुंचे कि हम अब डीएनए के जो सीक्रेट है उसे अनकोड करने में कामयाब हो गए हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो उसके लिए एक जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों की लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ डीएनए मॉडल। एंड फॉर दिस पर्पज वी हैव टू हैव प्रायर नॉलेज कि वो कौन कौन सी बातें थीं जिनका हमें पहले से पता था और इन बातों को बाद में इस्तेमाल किया दो साइंटिस्ट ने, जिनमें से एक का नाम था जेम्स डी वॉटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। इन दो साइंटिस्ट ने अल्टीमेटली हमें उस पर्टिकुलर असेंबली के बारे में बताया जिसे आज हम डीएनए का मॉडल बोलते हैं। पहला स्टूडेंट हमारे पास ये था कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस दो टाइप्स की हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ये हमारे पास पहले से प्रेजेंट था, ये नॉलेज था हमारे पास। फिर हमारे पास ये वह नॉलेज भी था स्टूडेंट्स कि हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा एक और एलिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है किसके अंदर? डीएनए के अंदर, और उसका नाम था स्टूडेंट्स क्या? फॉस्फेट, राइट। और ये जो रेशो है ये ना तो हमें प्रोटीन में मिलती थी, ना कार्बोहाइड्रेट्स में, ना हमारे लिपिड्स में, तो इसलिए एक यूनिक किस्म का मॉलिक्यूल था। अगली बात हमारे पास ये थी स्टूडेंट्स कि हमें ये पता चल चुका था कि नाइट्रोजनस बेसिस दो किस्म की होती है और इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये चीज़ें कैसे अरेंज होती है, इनके स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें किस किस तरतीब से अरेंज है, ये हमें पता नहीं था। तो इस पर्पज़ के लिए हम याद करें एक फीमेल साइंटिस्ट को जिसका नाम था स्टूडेंट्स रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये उन्हीं दो साइंटिस्ट की हम असर थी जिनके नाम अभी मैं ले चुका हूँ, वैटसन एंड क्रिक। लेकिन इस रोजालिंड फ्रैंकलिन के जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि ये डीएनए को आइसोलेट करती और आइसोलेट करने के बाद उसके क्रिस्टल को एनालिसिस करती, मीन उसकी क्रिस्टलोग्राफी करती, राइट। क्रिस्टलोग्राफी करने के बाद उसकी एक बहुत ही फेमस तस्वीर है जो हम ऑलमोस्ट हर बुक पे प्रेजेंट है। कहते हैं कि उसको इस पर्टिकुलर तस्वीर को हासिल करने के लिए 100 दिन लग गए, जो उसके पास क्रिस्टलोग्राफिक इमेज आया, दैट इज हियर, राइट। अब इस पर्टिकुलर फेमस पिक्चर के ऊपर बाद में जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स ये कि मैथमेटिशियन की एक टीम ने बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया। बहुत एक्सटेंसिव वर्क करने के बाद मैथमेटिशियन की उस टीम ने हमें ये वाली बात बताई कि अगर ये स्ट्रक्चर क्रिस्टलोग्राफी की फॉर्म में अपीयर हो रहा है
तो फिर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये चीज़ हमें डिड्यूस की कहाँ से? एक्सटेंसिव क्रिस्टलोग्राफी के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस से हासिल हुई, राइट। सो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ गया। इसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, उसका नाम था एरविन शेरगफ। एरविन शेरगफ, राइट। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमें ये बात अंडरस्टैंड करने में हेल्प की थ्रू इट्स बायोकेमिकल एनालिसिस कि जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है वो थाइमीन के बराबर होती है और अमाउंट ऑफ गुआनिन साइटोसिन के बराबर होती है। मीन्स ही वॉज ऑफ द व्यू अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पेरिमिडिन। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमसे क्वेश्चन भी आ सकता है, इसीलिए मैंने डेलिबरेटली इसमें से कुछ वैल्यूज इस पर्टिकुलर टेबल में से मिस की हुई है। देखिए मिसाल के तौर पे मैन में, इस वाले कॉलम में मैन को आप स्टडी कर रहे हैं, तो मैन में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमीन जहां लिखी हुई है वो क्या है? 29.4। तो यूजिंग द शेरगफ प्रिंसिपल वी कैन प्रिडिक्ट, हम जान सकते हैं अमाउंट ऑफ एडेनिन इन दिस कॉलम, इट मे बी अबाउट 29 और 30, से वी कैन से इट इज 30, राइट। सो दीज टू वैल्यूज आर लाइंग वेरी क्लोज टू वन एंड अदर, दूसरे के बहुत पास है। ये बता रही है, ये डिपिक्ट कर रही है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमीन। सिमिलरली अगर आपके पास वैल्यू ऑफ सी गिवन है तो यू कैन प्रिडिक्ट अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी। तो ये कितनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली? से इट मे बी 19.6, से इट इज 19.6। तो ये दो वैल्यूज आप देख रहे हैं कि बहुत क्लोज लाई कर रही हैं और ये वाली दो वैल्यूज बहुत क्लोज लाई कर रही हैं, और ये मतलब रिसर्च का डेटा है, राइट। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास एडेनिन 29.3 है तो ज़ाहिर है थाइमीन भी मेरे पास कितनी होगी स्टूडेंट्स? 29, से इट मे बी 29.5, वेरी क्लोज टू 29.3। सिमिलरली इफ इट इज जी 21.4 तो इट विल बी अबाउट, से it may be 21.4, the same. Yes, it is quite possible. इस तरीके से यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? थिंक योर सेल्फ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि आप लोगों के शोल्डर्स पे एक थिंकिंग ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रेडिक्ट करें एंड गिव मी द आंसर्स, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल था इसे हम बोलते हैं शेरगफ प्रिंसिपल के अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पेरिमिडिन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद क्या हुआ, इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द व्हाइट बोर्ड में मूव करें। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो साइंटिस्ट, मेरा नाम था वॉटसन और दूसरे का नाम था स्टूडेंट मेरे पास क्या? क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे। इनमें से एक फिजिसिस्ट है और ये बेसिकली बाद में इंटरेस्टेड हो गया इनटू द रिसर्च ऑन बायोलॉजी। तो उसने हमें ये मॉडल बना के जिसे बोलते हैं व्हाट? डबल हेलिकल मॉडल और स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। वो हमें क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल की बैकबोन है, बैकबोन, राइट, वो किसकी बनी हुई है स्टूडेंट्स? वो बनी है दो चीज़ों की, जिसमें से एक को हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। से मैं उसको यूँ ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 एंड देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4। ये वही पेंटोज शुगर है जो अभी हमने ड्रॉ करके देखी। और फिर इनके दरमियान में क्या अटैच है? जाहिर है फॉस्फेट, इट इज़ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो अभी हम लोगों ने यहाँ सीखी। तो बैकबोन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल it is made up of pentose sugar and phosphate, pentose sugar and phosphate। ये मेरे phosphate लिखा है स्टूडेंट्स, शायद वाज नॉट क्लियर, तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये phosphate है। So this phosphate and pentose sugar it is making the backbone of the DNA molecule। अब यहाँ पे हमारे पास क्या अटैच है? ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म की what? nucleotides, sorry nitrogenous bases, it may be adenine, it may be guanine, it may be for example cytosine, it may be thymine, it may be cytosine, it can be in any sequence, right?
और अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पे है हमारा कार्बन नंबर 5 समवेयर हियर, सो इट इज द 5 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो एंड पे अवेलेबल है वो क्या है, कार्बन नंबर 3, तो ये उसका 3 एंड है। और आप सभी डिस्कस हो स्टूडेंट्स कि अगर हम इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को देखें तो ये हाईली अनस्टेबल है, और अगर मैं इसको स्टेबलाइज करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन बनानी पड़ेगी। और लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि वो इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होगी, मीन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम उसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, समथिंग लाइक इट, कुछ ऐसे। इस वाले केस में आप लोगों को ये वाली पेंटोज शुगर्स उल्टी ड्रॉ करनी पड़ेंगी, समथिंग लाइक इट, ऐसे, समथिंग लाइक इट। यहाँ पे ऑक्सीजन 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 मीन्स आप इनकी ऑक्सीजन देखें तो ये ऊपर की तरफ है, और जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ऑक्सीजन नीचे की तरफ है। यू कैन सी कि इन्वर्टेड है। रीजन हमारे पास ये है कि अब इसका 5 एंड यहाँ प्रेजेंट है, राइट, और 3 एंड यू कैन सी के समवेयर हियर इट इज प्रेजेंट यहाँ पे। और इसको हमने कैसे लिंक किया हुआ है, बाय मीन्स ऑफ फॉस्फेट। हमने इसको फॉस्फेट से लिंक किया हुआ है। You can see carbon number 3 is linking with carbon number 5 through phosphate. Carbon number 3 is linking with the carbon number 5 through phosphate, right? तो देखेंगे दोनों चेन्स आपस में कैसी हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और फिर इसके यहाँ पे मीन्स कार्बन नंबर 1 पे अटैच है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस। तो जाहिर है जी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है मेरे पास, जी, और टी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, ए, और सी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है, जी, और जी की कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है, सी, और ए की कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या है, टी। जब ये दोनों दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो फिर इसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं। अगली बात ये है कि आपने ये टर्म या टिप हमेशा याद रखनी है कि इफ़ यू वांट टू सी मी कम एट जीसी, यू हैव टू कम एट जीसी इफ यू वांट टू सी मी। तो एट का मतलब होता है पर, और जीसी मीन्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आके मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। सो द टर्म इज एट जीसी। जी ऑलवेज मेक अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सी, एंड ए ऑलवेज मेक अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड विद द टी, राइट। अगली बात यह स्टूडेंट्स कि जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स वाली सिचुएशन है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये डीएनए का क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम एक और नाम और देते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स, लैडर मॉडल ऑफ डीएनए, लैडर मॉडल ऑफ डीएनए, राइट। फिर आप इमेजिन करिए कि ये आपके घर में एक पौड़ी है, और ये जो पौड़ी है ये रिजिड नहीं है बल्कि किसी रस्से की बनी हुई है। तो वो जो रस्सा है एक दूसरे के लिए क्या हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है। यही वाला स्ट्रक्चर बाद में किसी ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, समथिंग लाइक इट। समझ लेते हैं ये हमारे पास एक चेन है और इसके साथ साथ एक दूसरी चेन भी चल रही, राइट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमारे पास एक क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, एक लार्जर ग्रूव बन रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये बन रहा है एक स्मॉलर ग्रूव, राइट। अब ये मैंने बोला था आप लोगों से कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है कि मेजर ग्रूव है, और यहां से लेके यहां तक ये क्या है, एक माइनर ग्रूव है, छोटा ग्रूव है। हम इस बड़े ग्रूव की बात करें कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 36 एंगस्ट्रॉम, 36 एंगस्ट्रॉम। और अगर मैं एक एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/100 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर, 100 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर, राइट। और यहां पे आपको नजर आ रही हैं वही क्या, नाइट्रोजनस बेसिस जो दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई हैं थ्रू ज़ाहिर डबल बॉन्ड और व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ऐसे ये जुड़ी हुई है। सो आखिरी बात आप ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि आप लोगों की बुक में एक टेबल है, उसका नाम है टेबल 2.3, और उस टेबल 2.3 में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास गिवन है। वो ये
कि अमाउंट ऑफ डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म के ऑलमोस्ट तमाम बॉडी सेल्स में कैसी रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर आप लोग उसी पर्टिकुलर डीएनए की अमाउंट को उसके गैमेट में देखें, मीन उसके स्पर्म में देखें या एग में देखें या एंथर में देखें या एग में देखें, तो आप लोगों को अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होती हुई नज़र आती है। सो आप उस टेबल को भी गौर से देखिएगा और उसमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं आप उसके बारे में भी फोकस रहिएगा। अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे वेरियस टाइप ऑफ आरएनए के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आप लोगों की बुक में डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में येलो बॉक्स में दी गई हैं। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑफ योर ग्रेट पेरेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।